Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 8, 2024 and the day is Tuesday. तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहली हेडलाइन आप देख सकते हैं कि एज रशिया सीक्स टू एक्सपैंड ट्रेड इन रूपी रूबल आरबीआई एंड सेबी रिमेन्स वेरी। मतलब अगर रशिया जो है वो अपने एक्सपैंड करना चाह रहा है क्या ट्रेड किस में, रूपी और रूबल अरेंजमेंट में। रूपी किसकी करेंसी है? इंडिया की। रूबल किसकी करेंसी है? रशिया की। लेकिन आरबीआई और सेबी जो है वो दे रिमेन वेरी, मतलब वो चिंतित हैं इस बात को लेकर। रेस्ट्रिक्टेड एफपीआई ऑपरेशंस और नो ई रूपी पायलट रेगुलेटर होल्ड बैक अप्रूवल। अब ये क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, अभी आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया पे पूरे देश भर ने सैंक्शन लगा रखे हैं, है कि नहीं। रशिया से कोई ट्रेड नहीं करना चाहता और जो करना चाहता है वो भी उस पर सैंक्शन लगा दी, रोक लगा दी है। ठीक है, सैंक्शन का ये मतलब होता है। तो रशिया और इंडिया ने मिलकर रूपी रूबल ट्रेड अग्रीमेंट्स का एक स्थापना की थी। रूपी रूबल का ट्रेड का मतलब हुआ डायरेक्ट सेटलमेंट होगा रूपी से इंडिया। रशिया जो है रूपी में पे करेगा इंडिया को और इंडिया जो है वो रूबल में। तो रूपी रूबल अरेंजमेंट हो जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं होगी उसको कन्वर्ट करने की। यूजुअली क्या होता है, कोई पैसा यूएस डॉलर में आता है, फिर उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंडियन रूपी में। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अब रशिया की बहुत सारी चीजें हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं कि नहीं। जैसे रशिया से डिफेंस का इंपोर्ट हमारा अराउंड 50%, एक टाइम 70% होता था, अभी 50% से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे 70% होता था। तो इंडिया ने और रशिया ने मिलकर रूपी रूबल अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन इन जो सेबी और आरबीआई हैं, ये रेगुलेटर हैं हमारे मनी के। तो इनको पता है कि रशिया का एक बैंक है जिसका नाम है सबर बैंक। सबर बैंक ने एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका सोल पर्पस प्रॉफिट होता है, और ये जो है वो फॉरेन से आते हैं और आके किसी किसी कंपनी में जाके शेयर ले लेते हैं। ठीक है, और एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब सोल प्रॉफिट नहीं होता है, वो आके क्या करते हैं, जो वर्किंग होती है, मैनेजमेंट होती है, उसमें भी भाग लेते हैं। ठीक है, सीधे शब्दों में कहूं तो एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, लंबे समय के लिए होता है। और एफपीआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। एफडीआई जो है आपका फिजिकल असेट में लोग आकर के पैसा देते हैं, लगाते हैं फिजिकल असेट में। ठीक है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये वो। लेकिन एफपीआई जो है वो फाइनेंशियल असेट में पैसा लगाते हैं, फाइनेंशियल। ठीक है, एफपीआई जो है वो सिर्फ कैपिटल इनफ्लो कराता है, पैसा लेकर आता है। पर एफडीआई के वजह से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, मार्केट में इनपुट मिलता है। मतलब आप समझ रहे होंगे। तो यानी अगर एफपीआई सिर्फ कैपिटल गेन्स के लिए, तो एफडीआई स्पेक्युलेटिव हो जाता है। एफपीआई की बात करें, सॉरी एफडीआई नहीं, एफपीआई स्पेक्युलेटिव हो जाता है। स्पेक्युलेटिव का ये मतलब होता है कि ये अगर भाग गया तो लोगों का बहुत सारा पैसा लॉस हो जाएगा। लेकिन एफडीआई वाले तुरंत नहीं भागते ना, क्योंकि उन लोगों ने इतना कुछ लगाया होता है। वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देते हैं इंडिया को, वो जो है वो वेजेस बढ़ाने में मदद करते हैं। पर एफपीआई वालों का ऐसा कुछ नहीं। तो जब एफपीआई बहुत लार्ज नंबर में भाग जाते हैं ना, किसी भी कंट्री में कोई इशू हो गया, तो उसको हॉट मनी फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिक टर्म्स है, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो अब क्योंकि आपको पता है कि रशिया ने एक अपना बैंक है जिसका नाम है शबर बैंक, वो इंडिया में भी स्थापना करी है इसकी। ठीक है, इसका प्रेजेंस जो है वो इंडिया में है। लेकिन आरबीआई को पता है कि रशिया पे से जो है वो बहुत सारे सैंक्शन लगे, तो इन्होंने क्या किया, एफपीआई का जो है ना वो रोक दिया इन्होंने। एफपीआई जो है उसका लाइसेंस जो है सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित कर दिया, कि उसके अलावा एफपीआई को और किसी चीज का लाइसेंस नहीं देंगे, हम सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। उसके अलावा इंडिया जो ई रूपी वाला सिस्टम है ना, उसका एक पायलट प्रोजेक्ट है आरबीआई का, उसमें शबर बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसको हटा दिया है कि नहीं, शबर बैंक इसमें कोई रोल नहीं प्ले करेगा। ठीक है, शबर बैंक ने 2010 में इंडिया में अपना ये खोला था, ब्रांच खोला था। अब इसके अलावा जो है ना, ये सारी चीजें जब एसबीआई, सेबी और आरबीआई करता है ना, तो इससे ये पता चलता है कि उन लोग को ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। उसके अलावा ईसीजीसी, ठीक है, ईसीजीसी जो है वो एक उसने रेटिंग की, रिस्क क्लासिफिकेशन किया, तो उसने रिस्क, हाई रिस्क पे डाला सबर बैंक को। ठीक है, तो अब इतने हाई रिस्क के साथ हम अपना रूपी रूबल अग्रीमेंट नहीं चलाना चाहिए, ऐसा सेबी और आरबीआई बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा शबर बैंक को ना जो एक लाइसेंस चाहता है आरबीआई से, जिसमें वो 100 टन रशियन गोल्ड बार इंडिया को डायरेक्ट इंडिया के ज्वेलर्स को बेचना चाहता है। लेकिन इंडिया के आरबीआई ये लाइसेंस नहीं देना चाहता है। ठीक है, ये अप्रूवल आरबीआई नहीं देना चाहता है। आरबीआई जो रशिया साइड है ना, वो 15% इंपोर्ट अपने रशियन गोल्ड का करता है, 1% हायर पे जो यूएई का गोल्ड करता है। ठीक है, 15% इंपोर्ट ड्यूटी, जबकि यूएई से 14% है।
तो रशिया क्या चाह रहा है कि इंडिया में डायरेक्टली कर सके, लेकिन आपको मैंने समझा ही दिया कि सेबी और आरबीआई इसको लेकर चिंतित है और वो इसमें घुसना नहीं चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि एक इकोनॉमिक एड से लेकर के डिफेंस के बीच में इंडिया और मालदीव ने अपने टाइज को वापस से रीसेट किए हैं। कुछ अग्रीमेंट साइन हुई है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे नेगोशिएशन हुआ और 5 पैक्ट जो है वो इंक हुए। इंक का मतलब 5 पैक्ट जो है साइन हुए हैं, उसको हम लोग डिटेल में अंदर देखेंगे। उसके अलावा आज रिजल्ट है जम्मू कश्मीर का, जो पोल वाला इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी के लीडर कुछ पॉसिबल नॉमिनी का नाम देंगे नए वाले असेंबली में, ठीक है, तो ये वाली चीज है। उसके अलावा जो सीबीआई है उसने अपनी चार्जशीट कंप्लीट कर दी आरजी कार मर्डर केस में, और उन्होंने जो रॉय है उसको एक सिंगल अक्यूज्ड जो है डिक्लेयर किया है। यहाँ पे कोई अकॉर्डिंग टू सीबीआई कोई भी गैंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग डिटेल में अंदर न्यूज को देखते हैं। तो ये आज हम लोग अपना न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज वही, इकोनॉमिक एड टू डिफेंस, इंडिया मालदीव ने टाई रीसेट किए। तो देखो अभी क्या है ना, टाइज को ठीक करने के लिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू इंडिया आए थे, ठीक है। वो जीते ही थे मालदीव्स में एंटी इंडियन इलेक्शन स्लोगन के साथ, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि मदद तो इंडिया ही करेगा। चाइना जैसे हम तो है नहीं कि मतलब आपका पैसा लिए और भाग गए। हम इंडियन हैं, हम लोग जो है वो सच में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से इन मालदीव और इंडिया ने क्या साइन किया, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा। कौन सी दो कंट्री ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किया है, तो इंडिया और मालदीव्स ने साइन किया है। इसमें इंडिया ने डिसाइड किया है कि 30 इंडियन मतलब बिलियन जो है इंडियन रुपीस और 400 मिलियन यूएस डॉलर बायलैटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट के अंदर मालदीव्स को दिया जाएगा, क्योंकि मालदीव्स में फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रही हैं। इससे क्या होगा, डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। और मुइजो गवर्नमेंट ने, आपको पता ही है कि जैसे वो आए ना, उन्होंने इंडियन मिलिट्री पर्सनल पहले रहा करते थे मालदीव्स में, तो उन्होंने उनको निकाल दिया था, ठीक है। लेकिन अब इंडिया ने बोला है कि मालदीव का एक कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हुरावी। तो ये देखो ये सब टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हुरावी, यहाँ ये देखो शिप क्या नाम है इसका, हुरावी। अब ये एज इट इज नाम आ जाएगा तो एग्जाम में आपको कहाँ का शिप है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिपेयर कराएंगे। किस बेसिस पे, तो ग्राटिस बेसिस पे। ग्राटिस बेसिस का मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। ग्राटिस बेसिस पे इसको हम लोग ठीक कराएंगे। उसके अलावा दोनों साइड ने अग्री किया है कि वो नेगोशिएशन करेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, और इन्होंने 5 पैक्ट साइन किए हैं, जिसमें क्या क्या है, जिसमें पहला करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, दूसरा ट्रेनिंग होगी जुडिशियल ऑफिसर्स की, तीसरा प्रिवेंशन होगा करप्शन का, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग होगी, स्पोर्ट्स के ऊपर हम इन लोग दोनों जो है वो ग्रोथ करेंगे, और यूथ अफेयर्स को लेके दोनों लीडर्स ने लॉन्च किया है रुपे कार्ड मालदीव्स में। आपको पता है रुपे कार्ड है इंडिया का, जिसमें इंडिया ने हैंड ओवर किया है 700 सोशल हाउसिंग यूनिट, ठीक है। एक न्यू रनवे बनेगा हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ये जो हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके लिए हाउसिंग यूनिट दी है। इसके बाद मोइजो जी ने बोला कि मालदीव जो है वो हमेशा फ्रेंड रहेगा इंडिया का और पीस और डेवलपमेंट की बात करेगा। और मोदी जी ने कहा इंडिया और मालदीव के रिलेशंस जो है वो सैकड़ों सदियों से चलते आ रहे हैं, तो इंडिया और मालदीव बहुत ही क्लोज दोस्त हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चीज जो उन्होंने बोली वो ये है कि मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में। ये हमारी कुछ पॉलिसीज हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं ना, अपने जो नेबर्स हैं उनको इंटरनेशनल अफेयर्स में अपने नेबर्स के जो है उनको सबसे पहले रखते हैं। उधर डेवलपमेंट और डिफेंस की बात होती है, और इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नेबरहुड फर्स्ट और सागर, इन दोनों के अंदर मालदीव से एक पार्टनर है, ठीक है। तो ये सच्चाई है, इन्होंने बोला है। ये जो इस इकोनॉमिक हेल्प में मुइजू जी ने थैंक भी कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और ऑफ कोर्स कहेंगे ही, बहुत बड़ा काम किया हमने। इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है वो मालदीव्स को चाहिए था, क्योंकि मालदीव्स ने डेट डिफॉल्ट किया अपना फॉरेन एक्सचेंज पे। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है कि जब आप जो विदेशी करेंसी होता है ना वो आप अपने पास रखते हो थोड़ा सा, ठीक है, वो रखना पड़ता है ताकि अगर कभी कोई सिचुएशन आ जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, तो आपके पास होना चाहिए। जैसे इंडिया के पास भी यूएस डॉलर है फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में, तो वो गिर गया। जब भी किसी कंट्री का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो वो ना बहुत वोलेटाइल हो जाता है इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर के। लेकिन वो गिर गया, अब इतना ज्यादा गिर गया तो इंडिया हेल्प करेगा। उसके अलावा एक ग्लोबल एजेंसी जिसका आप जानते हो कि मूडी नाम है, रेटिंग करता है, इसने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग को
बोला है कि बहुत ज्यादा रिस्की है, यहाँ पे आप पैसा मत डालो। अब जब मोदी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल देते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं यहाँ से। तो इसी वजह से इकोनॉमिक एड और सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप करना जरूरी था। ये इकोनॉमिक एड की तो बात कर दी, कितना कितना पैसा देंगे। इसके अलावा डिफेंस ऑपरेशन को भी मेजर फिलिप मिला है। फिलिप का मतलब होता है ग्रोथ मिली है, बूस्ट मिला है। कैसे? जो म्यूजिक जी ने उन्होंने बोला है कि उन्होंने पहले तो मिलिट्री पर्सनल्स को हटा दिया था ना, पर अब इन्होंने क्या बोला है कि 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट जो मालदीव्स में है, उसको कौन चलाएंगे? तो उसको कॉम्पिटेंट इंडियन टेक्निकल पर्सनल चलाएंगे, जो रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट पर्सनल को। प्रेजेंट पर्सनल उनके अपने होंगे ना, उनको हटा के इंडियन को ले आएंगे। उसके अलावा वो इंगेज करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन में अलग अलग डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर, जैसे कि एकथा हार्बर प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस करेंगे स्विफ्टली। ये सारी कुछ चीजें हुई हैं। उसके बाद मालदीव जो है वो अपने, उसके पास एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि एक्सपोज रहता है हमेशा ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस से। इसीलिए मैरीटाइम पैक्ट भी साइन हुआ है, क्योंकि वो मरीन नेशन है ना। आपने देखा ही है, मैंने मैप में कई बार आपको दिखाया है। तो इसमें इलीगल आईयूयू का मतलब होता है इनलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ड्रग स्मगलिंग और टेररिज्म। इन चीजों से हमेशा फंसा रहता है। अब आपको कल को कोई आंसर आप लिख रहे होगे ना, और कोई भी ऐसे इंडियन ओशियन या फिर पैसिफिक ओशियन वाला कोई कंट्री दिखे, जैसे मालदीव्स, मॉरिशस टाइप का, तो आप ये आईयूयू टर्म यूज कर सकते हो अपने आंसर में, बड़ा वेट मिलेगा। ठीक है, ये आईयूयू टर्म, इसको याद रखिएगा, वेट मिल जाएगा। यही सब चीजें होती है, फिशिंग, ड्रग स्मगलिंग और टेररिज्म, ये सारी चीजें हैं। तो दोनों कंट्री ने अग्री किया है कि ये इस पर वर्क करेंगे। उसके अलावा इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों कंट्री ने क्या क्या अग्रीमेंट पे हाँ किया है? तो मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे डिफेंस प्लेटफॉर्म में, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। उसके अलावा सपोर्ट करेंगे मालदीव को अपना सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए, मॉनिटरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, रडार सिस्टम्स वगैरह के लिए। उसके बाद सपोर्ट किया जाएगा मालदीव को हाइड्रोग्राफिक मैटर्स में, हाइड्रोग्राफिक माने पानी से रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग होगी। स्ट्रेंथन होगा कोऑपरेशन एरिया ऑफ डिजास्टर रिस्पांस में। डिजास्टर्स आते रहते हैं ना, जैसे क्या सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सब में एसओपी डेवलपमेंट होगा। एसओपी का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके अलावा असिस्ट किया जाएगा मालदीव्स को इन डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड सपोर्टिंग डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में इनॉग्रेट किया जाएगा स्टेट ऑफ द आर्ट मालदीवियन डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग, जो कि माले में बनेगा। ठीक है, वो इंडिया बनाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ट्रेनिंग स्लॉट होंगे एमएनडीएफ के। एमएनडीएफ है क्या? मालदीव पुलिस सर्विसेज का ट्रेनिंग स्लॉट होगा। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात तो की ही गई, एमएनडीएफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, ये सारी कुछ चीजें हैं। उसके अलावा टूरिज्म पे मुइजुन जी ने कहा है कि हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है बहुत लंबे समय से है, तो वो बहुत अच्छा कनेक्शन है इंडिया और मालदीव में टूरिज्म को लेके। और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टूरिस्ट सोर्स मार्केट है मालदीव्स का, और वो वेलकम करता है और भी ज्यादा इंडियन टूरिस्ट को। आपको पता ही होगा, ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक्टर्स हैं, इनको कुछ नहीं होता, मुंह उठा के चले जाते हैं मालदीव्स घूमने के लिए। तभी हम लोगों ने बात की थी ना, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स वाली चीज निकली थी, क्योंकि लक्षद्वीप हमारा बहुत खूबसूरत है, तो उसको छोड़कर मालदीव्स जाना वाज अ सीम एट दैट टाइम अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। पर अब क्योंकि अब खुद ही इन दोनों ने पैक्ट साइन किया है, तो रिवाइवल होगा टूरिज्म का, और ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं उधर। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि मालदीव्स जो है एक कॉन्सुलेट बनाएगा इंडिया का इन अद्दू सिटी। अद्दू सिटी कहाँ पे है? तो मालदीव्स में, अद्दू अतोल। ठीक है, ये कल को एग्जाम में आ जाता है, कहाँ पे? तो मालदीव्स में है। तो ये सारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अभी जो है जयशंकर जी जो है वो एससीओ में विजिट करेंगे 15 से 16 अक्टूबर में। आई एम सो सॉरी अगर मेरी वॉइस थोड़ी वो हो रही हो तो। समिट लेवल मीटिंग में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ये लास्ट टाइम अगर कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान गया था किसी भी मीटिंग के लिए, तो वो सुषमा स्वराज जी थी। वो गई थी 2015 में अफगानिस्तान, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के लिए उन्होंने विजिट किया था इस्लामाबाद को। उसके बाद अभी हमारे एस जयशंकर जी जाएंगे एससीओ की जो समिट लेवल मीटिंग है सांघाई वाली, वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है इस्लामाबाद वगैरह विजिट कर रहे हैं, मैंने पाकिस्तान जा रहे हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है ना वो बढ़ावा देता है, तो इसमें हमारा उधर जाना। उसके अलावा जब से 370 एब्रोगेशन हुआ है, तो पाकिस्तान हमेशा इसके बारे में बात छेड़ता है कि नहीं, कश्मीर को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत ही
स्टेट क्राफ्ट का टूल को यूज करके हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। तो अब जब एस जयशंकर जी जा रहे हैं तो ये एक छोटा सा स्टेप तो है ही फॉरवर्ड कि थोड़ा, लेकिन रोड अभी भी बहुत लंबी है, अ लॉन्ग रोड अहेड। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के जो पुराने फॉर्मर पीएम हैं, पाकिस्तान के इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक तो वही जेल में है, उनका अपना खुद का पॉलिटिकल सिचुएशन क्राइसिस में है, उस पे भी वो लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो जो है वो अपहोल्ड करते हैं। उसके अलावा मैं आज आपको एक न्यूज़ बताऊंगी कि किस तरह से कितने चाइनीज ऑफिशियल मर गए सुसाइड बॉम्बिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी वजह से मैं लगे हाथ तो आपको एससीओ के बारे में बताना चाहती हूँ। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आपने देख ही लिया है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। ये फाउंड हुआ था 2001 में। 1996 में शांघाई 5 आ गई थी, ठीक है, 1996 में आ गई थी। इसमें कजाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान था, रशिया था, तजिकिस्तान था। लेकिन 2001 में उज्बेकिस्तान को ऐड कर दिया जाता है और इसका रीनेम हो जाता है एससीओ के तहत, ठीक। पहली समिट ये लोग करते हैं, फॉर्मल समिट शांघाई में 2001 में। 2015 में ये लोग इंडिया और पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबर की तरह एडमिट कर लेते हैं यूफा रशिया में। और 2017 में ऑफिशियली इंडिया और पाकिस्तान फुल टाइम मेंबर हो जाता है और 2021 में ईरान को ऑफिशियल मेंबर बना दिया जाता है। तो अब इधर कितने मेंबर हैं आपके? 6 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 8 यहाँ और एक 9, टोटल 9 मेंबर्स हैं। 9 मेंबर्स टोटल हैं यहाँ पे एससीओ में, ठीक है, 9 मेंबर्स इन टोटल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है एससीओ को। और एससीओ एक ऐसी मीटिंग है ना जिसमें इंडिया, जैसे चाइना और एससीओ और ब्रिक्स, ये ऐसी एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ इंडिया को चाइना से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है, साइड लाइन्स में। तो एससीओ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा हम पाकिस्तान से अगर फॉर्मली मिलते हैं तो हम एससीओ में मिलते हैं, ठीक है। कई बार हम लोगों ने मना कर दिया वहां जाने से, अब पहली बार जा रहे हैं 2015 के बाद, तो एक बड़ी डील हो जाती है। आपको पता ही है, आप सबने दिया ही होगा 6 अक्टूबर का टेस्ट और आप लोगों को काफी पसंद आया, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर। तो अब आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहे। आपको जैसा कि पता है कि एग्जाम जो है वो हो गया है आपका 13 से 14, तो डेट्स तो चेंज हो गई, आपको पता ही है। आप देख सकते हैं कि 13 एंड 14 दिसंबर को अभी आपका पेपर होगा, ठीक है। और ये चेंज कर दिया गया डेट। तो डेट्स तो ऐसे ही चेंज वेंज होती रहेगी, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, रिवीजन करते रहना। एक्स्ट्रा समय मिला है तो एक तरह से ये अच्छी ही चीज है, ठीक है। और ये कैसे होगा, 2 डेट्स में हो रहा है, इन सब पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, कितने फॉर्म में हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको बस एक ही चीज की चिंता करने की जरूरत है कि मैंने कितनी पढ़ाई की या मैं कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो इसको, ठीक है। और तब तक क्वेश्चंस बनाते रहो हमारे तर्कश के बुक से एमसीक्यू, और आपके मॉक टेस्ट हुए ही हैं, आपको अभी पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, फायदा उठाओ इस अपॉर्चुनिटी का। चलो नेक्स्ट न्यूज बताती हूँ आपको। नेक्स्ट न्यूज ये है कि माइक्रो आरएनए में इस बार जो है वो नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी में मिली है। किसको? तो विक्टर एम्ब्रोस को। किनको किनको मिली है? तो विक्टर एम्ब्रोस को मिला है, गैरी रुकवुन को मिला है। किसके डिस्कवरी के लिए? तो ये मिला है माइक्रो आरएनए के डिस्कवरी के लिए। माइक्रो आरएनए क्या होता है? ये छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के, जो हेल्प करते हैं जीन के फंक्शन कराने में। ये है आपके विक्टर एम्ब्रोस और ये है गैरी रुकवुन। विक्टर एम्ब्रोस जो है वो पीएचडी उन्होंने एमआईटी से की हुई है और ये जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल पे प्रोफेसर है। और गैरी रूवन भी प्रोफेसर है, कहाँ पे? तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में है प्रोफेसर, और ये भी फेलो डॉक्टरेट रह चुके हैं एमआईटी के। तो इन दोनों को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला है। और ये जो माइक्रो आरएनए है उसका रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने स्टडी क्या किया। तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कि जीन एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है, ये इनकी स्टडी थी कि जीन की एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो इसके लिए आपके लिए समझना जरूरी है कि क्रोमोसोम क्या है। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियस होता है ना सेल के अंदर, ठीक है, एक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ओके, जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए या फिर आरएनए होता है, डीएनए या आरएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मोस्टली हम लोग के अंदर होता है। और डीएनए के अंदर होते हैं कुछ स्टोर्ड जीन्स,
ठीक है। ये जीन्स जो है वो अलग अलग एक्टिविटी के लिए होते हैं। ये जीन जो है वो प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन जो है वो प्रोटीन अलग अलग फंक्शन करता है। कोई प्रोटीन किसी चीज के फंक्शन के लिए, कोई प्रोटीन किसी चीज के लिए फंक्शन के लिए। ये प्रोटीन जो है वो कैसे काम करेगा, वो होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ये जो जीन से जैसे डीएनए टू आरएनए बनता है, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये जो आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है ना, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोटीन अपना अलग अलग काम करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक माइक्रो आरएनए ढूंढ लिया है। ये माइक्रो आरएनए अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग रोल्स को आइडेंटिफाई करता है कि कौन से प्रोटीन का क्या रोल है, मतलब क्या कौन से प्रोटीन को कैसे रेगुलेट कराना है। रेगुलेशन का गेम है। देखो, इसको बड़े अच्छे से इस आर्टिकल में समझाया गया है कि आप मान के चलो क्रोमोसोम जिसके अंदर जीन होता है डीएनए के फॉर्म में, उसको टूल बॉक्स मानो कि टूल बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीज रखी हुई है। सिरिंज, ये वो सिरिंज बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं, हैमर, ये सब चीजें हैं। तो अब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग टूल बॉक्स है। अलग अलग जगह को अलग अलग टूल की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो मसल्स को अलग टूल की जरूरत पड़ेगी, तो नर्व्स को अलग टूल की जरूरत पड़ेगी। ये कौन सा टूल कहाँ पे जाना है, इसको रेगुलेट करता है ये माइक्रो आरएनए, कि कौन सा टूल कहाँ जाएगा। समझ रहे हो आप कि कौन से प्रोटीन कैसे बनेंगे, इसको टूल के मतलब में समझो आप लोग। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ये रेगुलेशन? ये रेगुलेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर mRNA जो है वो इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लेता और सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, अगर सही प्रोटीन नहीं जा पाया, मान लो किसी वजह से फॉल्ट हो गया इस जीन रेगुलेशन में, तभी आपको बीमारियां दिखती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे क्या रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये सारी चीजें तभी होती है ना जब ढंग से जीन रेगुलेशन नहीं हो पाता है। तो अगर हमें पता चल गया कि कौन जीन रेगुलेट कराने में मदद करता है, तो कितनी सारी पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का क्योर मिल सकता है कि नहीं। तो 1960 में साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक बाइंडर ढूंढा था जो डीएनए से बाइंड कर लेता था और ये ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता था। लेकिन ये जो माइक्रो आरएनए है ना, इसने अलग ही तरह से जीन का रेगुलेशन मदद कर दिया है पता करने में। तो ये माइक्रो आरएनए डिस्कवर कैसे हुआ? तो जो ये दोनों साइंटिस्ट थे ना, ये लोग काम कर रहे थे एक राउंड वॉर्म पे जिसका नाम था सी एलिगन्स। क्या नाम था? सी एलिगन्स। इस पे काम कर रहे थे। अब ये राउंड वॉर्म पे काम करने का फायदा ये था कि इसके अंदर वो सेम जीन थे जो किसी ह्यूमन के अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो जीन पे ये लोग फोकस कर रहे थे, लिन4 और लिन14 पे। इन्होंने क्या नोटिस किया कि लिन4 जो है ना, लिन14 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा था, स्टॉप नहीं कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। यानी लिन4 जीन अपना प्रोटीन बना रहा था, लिन14 जीन अपना प्रोटीन बना रहा था। लेकिन लिन14 को कुछ काम, तब उन्होंने क्या देखा, एक म्यूटेंट था, मतलब एक म्यूटेंट का मतलब एक ऐसा वर्म इस बीच में आ गया, इन लोग कुछ वर्म पे काम कर रहे थे ना, वो उसके अंदर जो उसका जीन था ना 14, वो अलग ही तरह से काम कर रहा था, उसकी टाइमिंग अलग थी, बाकी जीन्स की तरह वो काम नहीं कर रहा था। वहां पे लिन4 जो है इसके लिन14 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा था। तो इनको समझ आ गया कि ये रोक तो नहीं रहा, ब्लॉक नहीं कर रहा है, पर ये इनहिबिट कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं लिन4 जो है वो किसी चीज के रेगुलेशन में मदद कर रहा है। तब क्या हुआ ना, इन लोगों ने समझ लिया और यहाँ से इनको माइक्रो आरएनए के बारे में पता चले कि माइक्रो आरएनए एक छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल था जो कि कोई प्रोटीन वोटीन नहीं बना रहा है, वो सिर्फ यही काम कर रहा है, वो इनहिबिशन में रोकने, वो इनहिबिट कर रहा है एक्टिविटी को, टर्न ऑफ कर दे रहा है प्रोटीन के प्रोडक्शन को। यानी यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? स्विच ऑन ऑफ का काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है, ऑफ ऑन कर रहा है। तो इससे इन लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंस पता चला। और फिर क्या हुआ ना, ये 1993 में स्टडी पब्लिश हो जाती है, लेकिन उस टाइम इसको इतना लाइमलाइट नहीं मिलता क्योंकि उस टाइम साइंटिस्ट को लगता है ये शायद सिर्फ सी एलिगेंस राउंड वर्म तक ही होगा। लेकिन फिर क्या होता है, 2000 के अंदर इन्हीं की टीम ने डिस्कवर करते माइक्रो आरएनए लेट7 जो कि ह्यूमन स्पीसी में मिल जाता है। और फिर क्या था, फिर पता चल जाता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा था और इस वजह से इनको अब नोबेल प्राइज से जो है वो जो है दिया गया है, उनको नवाजा गया है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता ही दूं, इतना कुछ बताया तो डीएनए के बारे में बताया मैंने आपको, तो डीएनए का थोड़ा कॉम्पोजिशन आप देख लो। तो डीएनए में 3 चीजें होती हैं, एक होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन और एक होता है बेस। ये तीनों चीजों से मिलकर ये डीएनए बनता है। देखो ये डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है और आपका यहाँ पे होती है बेसेस, ठीक। शुगर और फॉस्फेट, डीएनए पॉलीमर है,
ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना, इसलिए हम लोग इसको पॉलीमर बोल रहे हैं। इसमें एक शुगर ग्रुप है, एक फॉस्फेट है, एक बेस है। और ये बेस कितने तरह के होते हैं? तो 4 तरह के बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये रहा एडेनिन, ये थाइमिन, ये गुआनिन और ये साइटोसिन। और इन सारे स्ट्रैंड्स को होल्ड करके कौन रखता है टुगेदर? मतलब ये जो थाइमिन, ये सब साथ में कैसे रहेंगे? ऐसे जो साथ में है स्ट्रैंड में अंदर, ये कौन होल्ड करके रखता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये लोग होल्ड करके रखते हैं ये सारे स्ट्रैंड्स को। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे भी काम आ गया, केमिस्ट्री देख लिया आपने। अब जो मैं आपको बता रही थी, डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसलेशन होता है। अब जो ये डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है ना, यहीं पे आपका जो है वो आपका काम आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस की जो बात कर रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, तो प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन, यहीं पे स्विच ऑन ऑफ होगा कि कौन सी प्रोटीन कहाँ पे बनेगी, इनहिबिट होगी नहीं होगी, वैसा। तो आरएनए पॉलीमरेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, ऑफ जेनेटिक्स, ऑफ ये डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। ये सेंट्रल डॉगमा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उस साइंटिस्ट का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे कि कौन से लोग थे जिन्होंने सेंट्रल डॉगमा डिस्कवर करा था, ठीक है। और ये रहा आपका डीएनए सीक्वेंस, ये रहा एमआरएनए सीक्वेंस, और अमीनो एसिड जो होता है वही प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं। ढेर सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी, इंपॉर्टेंट था क्योंकि नोबेल प्राइज मिला है, तो ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। दूसरा न्यूज आप ये देख सकते हैं कि मार्बर्ग वायरस जो वन ऑफ द डेडलीस्ट पैथोजन है ह्यूमन को इफेक्ट करने के लिए, उसके बारे में कोई चीज है। ये मार्बर्ग वायरस जो है वो रवांडा जो है, कहाँ पे? अफ्रीका में। वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी फ्रेजाइल है, उसको और फ्रेजाइल कर दिया। 80% इन्फेक्शन जो है वो मेडिकल वर्कर्स में देखे गए हैं रवांडा के। तो ये आउटब्रेक जो है हेल्थ केयर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। अब थोड़ा मार्बर्ग वायरस के बारे में देख लेते हैं। तो ये डेडलीस्ट पैथोजन नोन टू ह्यूमन काइंड है, क्योंकि इसकी फेटिलिटी रेट 88% तक है, 24 से 88%, 88%, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्योंकि लिखा ही मार्बर्ग वायरस, तो ऑफकोर्स वायरस से होगा। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मार्बर्ग वायरस जो है वो फिलोवायरस फैमिली से, जो कि इबोला जैसी फैमिली है, ये दोनों पैथोजन सेम ही टाइप के हैं लेकिन रेयर आउटब्रेक है, ठीक है। मार्बर्ग वायरस को स्प्रेड कैसे करता है? तो स्प्रेड करता है माइंस और केव्स के अंदर, जहां पे बैट्स पाए जाते हैं। बैट इसको करता है, कौन सा बैट? तो रोजेटस बैट, ये फैलाता है इसको, रोजेटस बैट्स। तो डब्ल्यूएचओ ने मार्बर्ग के स्प्रेड को ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डायरेक्टली और अदर बॉडीली फ्लूइड और इनडायरेक्टली भी ये जाता है, क्लोथिंग और बेडिंग से भी। और मेडिकल वर्कर जो ट्रीट करते हैं ना एमवीडी, उनमें सबसे ज्यादा ये फैल रहा है। सिम्टम्स क्या एमवीडी के? तो इन्फेक्शन होगा 20 से 21 दिन तक, जिसमें हाई फीवर, सीवियर हेडेक, मसल पेन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीजें होंगी। और फिर हेमोरेजिक सिम्टम, ब्लीडिंग भी होगा। कई कई जगह में डाइजेस्टिव सिस्टम में, फीसिस में ब्लड दिखता है, ठीक है। नोज, गम, वजाइना, यहाँ पे भी हेमोरेज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये हेमोरेजिक फीवर है। हेमोरेज का मतलब क्या होता है ना? ब्लड का रिसना, बहुत सारा खून जो है ना वो फट जाती है वेसल्स वगैरह, और पूरा ब्लड ब्लड फैल जाता है, तो हर जगह हीमोरेज हो जाएगा। हीमोरेज, हीम का मतलब ही ब्लड होता है, ठीक है, तो हीमोरेज हो जाएगा। और इससे क्या होता है? इतना ब्लड लॉस होगा, इतना हीमोरेज होगा, तो इंसान शॉक से ही मर जाएगा, इसलिए इतना ज्यादा फेटल है। अराउंड 88% फर्टिलिटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी मार्बर्ग वायरस की। अब दूसरा न्यूज। अभी आपको मैं बता ही रही थी कि एससीओ में जाना क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है ना वो सपोर्ट करता है टेररिज्म को। तो आप देख सकते हैं कि 2 चाइनीज वर्कर और 17 इंजर्ड हो गए। एक सुसाइड अटैक कराची एयरपोर्ट में हुआ है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट है, कराची मेन टर्मिनल एयरपोर्ट। वहां पे एक सुसाइड बॉम्बर ने क्या किया, जो कि बलोच इंसर्जेंट ग्रुप से था। वो सुसाइड बॉम्बर क्या होता है? अपने बॉडी पे लगा के खुद भी फट जाते हैं, दूसरे को भी मार देते हैं। इसमें 2 चाइनीज लोग मर गए हैं जो चाइनीज नेशनल थे, और 16 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये ब्लास्ट बहुत बड़ा है। बलोच लिबरेशन आर्मी बैंड है पाकिस्तान में, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में दिखा कि एक छोटी सी व्हीकल थी, उसमें कुछ चाइनीज नेशनल्स जा रहे थे कराची एयरपोर्ट, और फिर वहां पे क्या हुआ, व्हीकल के पास ही ये फट जाता है। 3 बॉडीज में हॉस्पिटल लाई गई, जिसमें 2 चाइनीज थे और दोनों मर गए। तो बहुत बड़ा ये चीज हो जाता है। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना कि चाइना फिर फोरफ्रंट में आ जाता है। चाइना पाकिस्तान करते थे ना, चाइना को बहुत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करना था, चाइना पाकिस्तान लेके जाना था, हमें का काउंटर करना था। उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितना टेररिज्म है। अभी पता चलेगा जब खुद के नेशनल्स की लॉस, लाइफ लॉस होगी, हो ही रही है। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं, कुछ चीज बहुत क्लियर होती है, नहीं शब्दों की जरूरत ही नहीं है, एक्शंस बोल देते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, बोलते हैं ना कि
तो वही यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा चाइना जो है वो लाइमलाइट में आ गया। आप देख सकते हैं ये है चाइना, इधर मंगोलिया से बॉर्डर करता है, कजाकिस्तान से, इधर रशिया से, बहुत बड़ा है, इंडिया से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, वियतनाम से, और ये पूरा साउथ चाइना सी तो बोलता है हमारा ही है, ठीक है। इसका 9 डैश लाइन है जिसके बारे में हमने बात की थी, जहाँ ये बोलता है सारे आइलैंड्स इसके हैं, फिलीपीन से लड़ाई में रहता है, ये सारे किसी से वॉलेटाइल ही है। तो यहाँ पे हम चाइना देख सकते हैं। चाइना की कुछ बहुत फेमस सिटीज हैं, ठीक है, जैसे कुनमिंग, कॉनमिन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह हुआ था। क्या है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कमेंट सेक्शन में बताएगा। बीजिंग इसकी कैपिटल है। तिनजान देख सकते हैं आप, यहाँ पे है। यहाँ पे पास में जो है ये बहुत सारी कंट्रीज है इसकी, ताइवान है जो ये अपना बोलता है। ओके, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्योंकि हम इतना ज्यादा बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में, तो आप मुझे बताएंगे कि हिस्टोन प्रोटीन का केमिकल नेचर और चार्ज क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, पॉज करिएगा, आंसर करिएगा। तो ये आपका आज का सेशन था, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब डेट एक्सटेंड हो गई है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी है नहीं। अच्छे से पढ़िए, रिविजन करिए, और आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।